नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी ने फॉरबिसगंज से भरी हुकार, कहा फिर जीत रहे हैं बिहार, राहुल तेजस्वी नील बटे सन्नाटा। खबर में आगे जिक्र होगा कि देश को मिलेगी 4 नई वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी 8 नवंबर को दिखाएंगे हरी झंडी, किस रूट पर मिलेगी आपको बताएंगे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मोतिहारी में बोले अमित शाह, कट्टा वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि भारत को जल्द मिलने वाली है गुड न्यूज, यूएस से होने वाली है बड़ी डील, 10 साल का प्लान तैयार। और इसी के साथ आगे बताएंगे कि समंदर में भारत का महाशक्ति वाला खेल, प्रशांत से अफ्रीका तक बिछाया समुद्री जाल, दुश्मन की हर चाल कैसे होगी फेल, आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी और तेजस्वी नील बटे सन्नाटा, मोदी ने फॉरबिसगंज में भरी हुकार, कहा फिर जीत रहे बिहार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया के फॉरबिसगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां पीएम मोदी बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद उन्होंने मांगा। अररिया की 6 विधानसभा फॉरबिसगंज, नरपतगंज, सिकटी, अररिया, रानीगंज, जोकीहाट के अलावा पूर्णिया के बनमनखी, सुपौल के त्रिवेणीगंज और छातापुर की जनता से एनडीए प्रत्याशियों के लिए उन्होंने वोट मांगे। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री मोदी, दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को मिलेगी 4 नई वंदे भारत ट्रेनें, पीएम मोदी 8 नवंबर को दिखाएंगे हरी झंडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक साथ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनारस और खजुराहो, लखनऊ और सहारनपुर, फिरोजपुर और दिल्ली तथा एर्नाकुलम और बेंगलुरु के बीच चलेंगी। ये नई ट्रेनें देश के प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को कम करेगी और इसके साथ ही क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ाएगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ देश भर में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत इस रूट पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित करेगी और वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत ये यात्रा लगभग 7 घंटे 45 मिनट में पूरा करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोतिहारी में बोले अमित शाह, कट्टा वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मोतिहारी में एक चुनावी रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनता से पूछा कि उन्हें कट्टा वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान पर गोला बरसाने वाली सरकार, और कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत को जल्द मिलने वाली है गुड न्यूज, यूएस से होने वाली है बड़ी डील, 10 साल का प्लान तैयार। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिकी सेनेटर स्टीव डेंस से मुलाकात की और वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार संबंधों, 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर के साथ साथ दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग के अवसरों पर चर्चा की। गुरुवार को साझा किए गए एक बयान में क्वात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके मजबूत समर्थन के लिए डेंस को धन्यवाद दिया। डेंस अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सीनेट के विदेश संबंध समिति के सम्मानित सदस्य सेनेटर स्टीव डेंस से मिलना सम्मान की बात थी। भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में उनके मजबूत समर्थन के लिए सेनेटर का धन्यवाद। हमने वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार संबंधों, 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौतों पर हस्ताक्षर और हमारे देश के बीच प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में सहयोग के अवसरों पर उपयोगी बातचीत की। अमेरिकी सीनेट में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में उनके नेतृत्व की सराहना करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। समंदर में भारत का महाशक्ति वाला खेल, प्रशांत से अफ्रीका तक बिछाया समुद्री जाल, दुश्मन की हर चाल होगी फेल। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर से लेकर अफ्रीकी तटों और इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक भारतीय नौसेना ने अक्टूबर 2025 में अपनी रणनीतिक उपस्थिति और साझेदारियों के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि समुद्री शक्ति के मोर्चे पर भारत अब महाशक्ति की भूमिका निभाने को तैयार है। अदन की खाड़ी में सुरक्षा तैनाती, अफ्रीकी देशों के साथ प्रशिक्षण सहयोग और दक्षिण पूर्व एशिया में पोर्ट कॉल के जरिए भारत ने न सिर्फ अपनी सागर नीति को जमीन पर उतारा, बल्कि अपने सहयोगियों को यह संदेश भी दिया कि हिंद महासागर अब भारत के प्रभाव क्षेत्र में मजबूती से शामिल है।
ये सक्रियता सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता का प्रतीक है। डकैती रोधी अभियानों, मानवीय सहायता मिशनों और द्विपक्षीय समुद्री अभ्यासों ने भारत को क्षेत्र का अविश्वसनीय सुरक्षा भागीदार बना दिया है। भारतीय नौसेना ने अपनी दीर्घकालिक गश्त जारी रखी। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद अहम है, लेकिन समुद्री डकैती की घटनाओं से अक्सर अस्थिर रहता है। भारतीय युद्धपोत लगातार इस क्षेत्र में गश्त करते रहे ताकि किसी भी तरह की डकैती या समुद्री खतरे को रोका जा सके। नौसेना की टीमें जिबूती और सोमालिया के तटों के पास भी मौजूद रही ताकि जरूरत पड़ने पर व्यापारिक जहाज़ों को तत्काल सहायता दी जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में दुनिया की नज़र, दक्षिण अफ्रीका और कोलंबिया के प्रतिनिधि बने भारतीय चुनाव व्यवस्था के गवाह। जी हाँ दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग के इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बिहार आए हुए हैं, जिससे वो यहाँ की चुनाव और मतदान प्रक्रिया को नज़दीक से देख और समझ सकें। ये प्रतिनिधि नालंदा, मुजफ्फरपुर, सारण जैसे जिलों में पहुंचे और मतदान केंद्रों पर गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का एक दल सबसे पहले नालंदा जिला पहुंचा और वहां पर उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने देखा कि कैसे ग्रामीण इलाकों में भी मतदाता उत्साह के साथ वोट डालने पहुंच रहे हैं। इसके बाद ये ग्रुप मुजफ्फरपुर गया और वहां स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन अधिकारियों ने उन्हें पूरे चुनाव प्रबंधन की जानकारी दी। प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव को देखना एक प्रेरणादायक अनुभव है। उन्होंने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित और तकनीकी रूप से एडवांस है। पटना में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की और बिहार में चुनाव प्रबंधन की पारदर्शी व्यवस्था के बारे में उन्हें सब बताया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अफगानिस्तान से जंग ही होगी, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने तालिबान को दी युद्ध की खुली धमकी। इस्तांबुल बैठक से पहले बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने काबुल की तालिबान सरकार को खुली धमकी दी है, जिसमें अफगानिस्तान के खिलाफ संभावित सैन्य धमकी की बात कही गई है। आसिफ की ये भड़काऊ टिप्पणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की इस्तांबुल में होने जा रही बैठक से कुछ घंटे पहले ही आई है। ये बयान ने तनाव को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया है और घातक सीमा झड़पों और ड्रोन हमलों को समाप्त करने के प्रयासों पर काले बादल मंडराने लगे हैं। पाकिस्तान और अफगान प्रतिनिधिमंडल 6 नवंबर गुरुवार को तीसरे दौरे की बैठक के लिए इस्तांबुल में मिलेगा। बुधवार को जब टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान जब आसिफ से पूछा गया कि अफगानिस्तान तालिबान के साथ बैठक में कामयाबी नहीं होती तो क्या होगा, इस पर आसिफ ने कहा कि अगर बैठक में कामयाबी नहीं होती है तो जंग ही होगी। आसिफ ने काबुल की तालिबान सरकार पर आतंकवादियों को पनाह देने और सीमा पार होने वाले हमलों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। अफगान तालिबान ने इन आरोपों का खंडन किया है और पाकिस्तान के अफगान नागरिकों पर ड्रोन हमले की निंदा की है। तालिबान ने पाकिस्तान पर ISIS आतंकवादियों को शरण देने का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। POK में फिर बवाल, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी जन जी, मुनीर सेना के हाथ पांव फूले। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिंसक अशांति के बाद एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। इस बार शिक्षा में सुधार को लेकर जनरेशन जी इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं। छात्रों के नेतृत्व वाला ये आंदोलन इतना प्रभावी है कि फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हाथ पांव फूलने लगे हैं। इस कारण मुनीर के निर्देश पर POK में बड़े पैमाने पर सेना और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है। POK के छात्रों ने लगातार बढ़ती फीस और गलत मूल्यांकन प्रक्रिया के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में इसकी शुरुआत की। अब ये प्रदर्शन विरोध प्रदर्शनों में बदल गया है। इससे पूरे क्षेत्र में गंभीर अशांति फैलाई गई है। बड़े पैमाने पर POK के आम लोग भी इस विरोध प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं। इनका आरोप है कि पाकिस्तान सरकार जानबूझकर POK के लोगों के हकों को छीन रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ये पाकिस्तान नहीं जहां सरिया कानून, बुर्का पहने मतदाताओं की जांच पर गिरिराज सिंह की खड़ी। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज का मतदान खत्म हो चुका है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी गुरुवार को अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि बुर्का पहने मतदाताओं की कड़ी जांच होनी चाहिए ताकि वोटिंग में धांधली ना हो सके। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है। भारत में शरिया कानून लागू नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पहचान की जांच जरूरी है। गिरिराज सिंह ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये भारत है, यहाँ चुनाव आयोग के नियम लागू होते हैं, है ना।
जब बुर्का पहने कोई महिला आधार कार्ड बनवाने जाती है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाती? जब वो एयरपोर्ट जाती है तो क्या कहीं रिजर्वेशन कराने जाती है तो क्या वो चेहरा नहीं दिखाती? जब वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने जाती है तो क्या वो चेहरा नहीं दिखाती? आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर बूथ पर सशस्त्र बल, सभी सीमाएं सील, 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी तैनात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सभी बूथों पर सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। चुनाव कार्य में करीब 4.5 लाख सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, जिनमें 1500 कंपनियां केंद्रीय बल शामिल हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र बल, एसएसबी, होमगार्ड आदि की भी ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव को देखते हुए नेपाल सहित सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी गई हैं। दियारा क्षेत्र में घुड़सवार दल को तैनात किया गया है। केंद्रीय बलों के अलावा बिहार पुलिस के 60,000 कर्मियों को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों से आई रिजर्व बटालियनों के करीब 2000 जवान, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के 30,000 जवान, 20,000 से ज्यादा होमगार्ड और लगभग 19,000 प्रशिक्षु सिपाहियों को भी चुनावी कार्य में लगाया गया है। ग्रामीण इलाकों में लगभग 1.5 लाख चौकीदारी भी चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतेगा एनडीए, सीट बंटवारे और सीएम फेस पर भी बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इससे पहले अमित शाह ने बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की है और अब वो जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, एक खास बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर अपनी रणनीति की चर्चा की और बताया कि इस चुनाव में एनडीए कितनी सीटें जीतने जा रहा है। उन्होंने जंगलराज को लेकर तेजस्वी यादव पर हमले पर भी अपनी बात रखी। बिहार में सक्रियता बढ़ाने पर अमित शाह ने कहा कि पिछले चुनाव परिणामों में दुष्प्रचार का असर दिखा था, इसीलिए शुरुआत से ही हम इस बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े थे कि इस बार राजग मजबूत सरकार बनाएगा। अमित शाह का मानना है कि एनडीए 160 से ज्यादा सीटें जीतकर बिहार में सरकार बनाएगा और इसके साथ ही जीत का मार्जिन भी बढ़ेगा। सबसे बड़ी पार्टी कौन होगी, इस पर अमित शाह ने कहा कि ये दूसरे चरण के रफ्तार पकड़ने पर पता चलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देव दीपावली के बाद वाराणसी आ रहे पीएम मोदी, वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात, चल रही है तैयारियां। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी काशी में 2-3 दिन बिताएंगे। इस दौरान वाराणसी के खजुराहो तक चलने वाले वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी पीएम मोदी देंगे। इसके अलावा वो टिफिन बैठक पर कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद भी करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर वाराणसी में तैयारियां जोरों पर हैं। सड़कों को सजाया जा रहा है और इसके अलावा उनके स्वागत के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से वाराणसी से खजुराहो जाने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद वो यहाँ बच्चों से सीधा संवाद भी करेंगे। इस आयोजन के लिए बनारस स्टेशन को चमकाया जा रहा है। रंग रोगन के साथ यहाँ खूबसूरत लाइटिंग भी की जा रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। उधर बरेका में पीएम के आगमन के मद्देनजर हेलीपैड बनाए गए हैं और बरेका गेस्ट हाउस में पीएम के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल एसपीजी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। बता दें कि 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आएंगे। वाराणसी एयरपोर्ट पर आगमन के बाद वो सड़क मार्ग से बरेका पहुंचेंगे। रात्रि में ही वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगा राजग, राजनाथ सिंह ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार में 2/3 बहुमत के साथ अगली सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि लोग राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल की तुलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्ष के कार्यकाल से कर रहे हैं। बांका जिले में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, जबकि राजद के कई नेता भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राजद के शासनकाल में लोगों को डराया धमकाया जाता है, जबकि राजग सरकार ने जनता के हित में काम किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजग शासन के दौरान बिहार का स्वास्थ्य बजट मात्र 700 करोड़ रुपए था, जो अब राजग सरकार में बढ़कर 20,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीर है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीमावर्ती इलाकों में सड़कें बेहतर हों। राजद भी नहीं चाहता था कि बिहार में विकास हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति में विकास विरोधी सोच को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब मोदी ने सत्ता संभाली तब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान पर थी। आज ये 5वें स्थान पर है और जल्द ही 3रे स्थान पर पहुंचेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी आएंगे भागलपुर, जनता से मांगेंगे जीत।
5 एसपी, 20 डीएसपी और 250 इंस्पेक्टर दरोगा तैनात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में होने वाली आम सभा को लेकर स्थानीय स्तर पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह एसपीजी के हाथों में रहेगी। स्थानीय स्तर पर आम सभा में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा में किसी किस्म की चूक ना हो, इसके लिए 5 एसपी, 20 डीएसपी और 250 के लगभग इंस्पेक्टर और दरोगा की तैनाती की गई है। बिहार सैन्य बल, जिला पुलिस बल और पारा मिलिट्री के 1000 जवान तैनात किए गए हैं। रेंज आईजी विवेक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपीजी के अधिकारियों से मंत्रणा कर सुरक्षा रणनीति को अंतिम रूप देने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यालय से भी पदाधिकारियों की मांग की गई थी, जिसके तहत 5 एसपी स्तर के पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से मिलने पहुंची भारत की चैंपियन टीम, वर्ल्ड कप जीतने के बाद की मुलाकात। व्हील चेयर पर पहुंची प्रतिका रावल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम मुलाकात कर रही है। ये मुलाकात नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को प्रधानमंत्री कार्यालय से इस मुलाकात के लिए 2 दिन पहले ही औपचारिक निमंत्रण मिला था। यह ऐतिहासिक जीत रविवार को नवी मुंबई में हुई, जहां हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में वुमेन इन ब्लू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये अभूतपूर्व सम्मान हासिल किया। वहीं दोस्तों इस मुलाकात के दौरान टीम के खिलाड़ी जिन्होंने विश्व कप में भारत को जीत दिलाई प्रधानमंत्री से मिले, और खास बात यह रही कि खिलाड़ी प्रतिका रावल भी इस मुलाकात में शामिल हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारी बारिश के साथ तूफान की चेतावनी, ठंड बढ़ाएगी सितम, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक यह है मौसम का हाल। जहां दोस्तों देश भर में गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन कुछ राज्यों में भारी बारिश ने इस गुलाबी ठंड के मौसम में भी सितम ढाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व और पूर्व मध्य हिस्से में एक निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय नजर आ रहा है, जो म्यांमार और बांग्लादेश के तटीय इलाकों के पास स्थित है। इसके अगले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। IMD के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक के कई हिस्सों में 8 नवंबर तक बिजली, तूफान और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जापान साझेदारी में अगले 10 साल में 10 ट्रिलियन येन का निवेश लक्ष्य, जयशंकर का बयान। जहां दोस्तों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 8वें भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान विदेश मंत्री ने भारत और जापान के संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले दशकों में भारत और जापान के बीच के संबंध और भी गहरे हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मुझे इस संवाद के नवीनतम संस्करण को एक बार फिर संबोधित करते हुए खुशी हो रही है। दिल्ली पॉलिसी ग्रुप और जापान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स को मेरी बधाई। हमारी साझेदारी जो पिछले दशकों में पहले से कहीं अधिक एक दूसरे पर निर्भर रही है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने का काम करती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान से गोली चलेगी तो जवाब बिहार में बने गोले से मिलेगा। मोतिहारी से अमित शाह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि अब भारत किसी भी गोली का जवाब खामोशी से नहीं देगा। अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो उसका जवाब बिहार में बने गोले से दिया जाएगा। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले एनडीए की अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बिहार न सिर्फ विकास का केंद्र बनेगा बल्कि देश की रक्षा उद्योग में भी अहम भूमिका निभाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, बुलडोजर बाबा, हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद के नारे से गूंजा दरभंगा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के प्रचार के
अंतिम दिन दरभंगा में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के रोड शो के दौरान भारी जनसमूह उमड़ा। लोहिया चौक से प्रारंभ होकर मछली चौक तक चले इस भव्य रोड शो में लोगों का उत्साह चरम पर रहा। सड़क के दोनों ओर और छतों पर खड़े लोगों ने योगी योगी, जय श्री राम, इंडिया माता की जय, मिथिला धाम की जय, माता जानकी की जय और हर हर महादेव के नारे लगाए। इस दौरान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को देखने और उनसे मिलने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्सुकता थी। लोग बुलडोजर बाबा जिंदाबाद और हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। हाथों में कमल निशान और झंडा थामे लाखों लोग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ साथ चलते हुए एनडीए गठबंधन जिंदाबाद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे।